ओके, तो हाइड्रोजन चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन स्टार्ट किया था, फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये टेबल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर और बहुत प्रॉपर तरीके से टेबल दे रखा है, उसको ढंग से स्टडी करना है ना। उस टेबल को बहुत ढंग से स्टडी करना है। तो उस टेबल के अंदर क्या क्या है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ उसका, ताकि तुम्हें क्लियर रहे कि क्या चीज है इसके अंदर। H2 है उसके अंदर, H2 है, D2 है और साथ में T2। ये तीन चीजें दे रखी हैं और डिफरेंस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये क्या है, 1H1, दूसरा है 1H2 और तीसरा 1H3। लास्ट टाइम मैंने कुछ इसकी डिटेल बताई थी कि पहले के अंदर एक प्रोटॉन है, पहले के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन, दूसरे में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन और तीसरे में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन है। ये है। अब इसका मास ज्यादा होने की वजह से, T2 का मास ज्यादा होने की वजह से ये हैवी है, तो इसलिए साइज सेम है, तीनों का साइज सेम है। क्यों? तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो क्या होगा, इनका जो साइज है सेम रहेगा, लेकिन मास हैवी होने की वजह से, स्पेशली D2 का, क्योंकि T2 तो रेडियो एक्टिव है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है अननोन है। तो इस वजह से जो D2 है, T2 का जो है, अगर ये एग्जिस्ट करेगा, T2 अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जैसे अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेल्टा एच फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज, इवन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी ज्यादा होंगी, T2 की, देन D2, देन H2। सिर्फ इसके मास हैवी होने की वजह से, T के हैवी होने की वजह से सारी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी इसकी। और वोलेटाइल नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वोलेटाइल नेचर मींस टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, टेंडेंसी टू बी कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोलेटाइल नेचर के। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर कि T2 की सारी प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू D2। लेकिन रिएक्टिविटी में कौन आगे होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आइसोटोपिक इफेक्ट, रिएक्टिविटी में आगे कौन होगा, H2। क्यों? क्योंकि T2 या D2 का मास ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसलिए बॉन्ड डिफिकल्टी से टूटेगा। H2 की रिएक्शंस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा फास्ट होंगी एज कंपेयर टू D2। तो यही मैंने लिखवाया था, द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट्स मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन, द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ रिएक्टिविटी और रिएक्शन बिकॉज ऑफ ग्रेटर मास, difference in the rates of reaction because of different masses, this is called as isotopic effect। last time हमने डिस्कस किया था difference in the rates of reaction due to their different atomic masses, this was called as isotopic effect। H2 की रिएक्शन जो है वो फास्ट होंगी, T2 की रिएक्शन थोड़ी स्लो होंगी, और T2 चलो ये तो रेडियो एक्टिव है, इसकी रिएक्शंस बहुत कम होंगी, होंगी तो बहुत स्लो होंगी, बहुत स्लो रिएक्शन होंगी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मास ज्यादा है इसलिए। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। और जो अगर मैं बात करूं H के रेडियस की, स्पेशली H माइनस की, बाकी दोनों को तो एग्जिस्ट करता नहीं है, H माइनस, H माइनस का रेडियस कितना होता है, H माइनस का जो रेडियस होगा, आयनिक रेडियस होगा, ये कहने को तो लगेगा, जैसे अगर मैं कंपेयर करूं इसको F माइनस से, Cl माइनस से, Br माइनस से, I माइनस से, इन चारों से कंपेयर करूं अगर, तो देखने में लगेगा कि H तो छोटा ही होता है। H का साइज अगर मैं चेक करूं, H का अगर सिंपली हम साइज चेक करें, इसका कोलन रेडियस चेक करें, इसका अगर हम कोलन रेडियस चेक करें H का, तो वो होता है सिर्फ 37 पिकोमीटर, 37 पिकोमीटर, ये इसका रेडियस है 37 पिकोमीटर, जो 50 से 200 पिकोमीटर की रेंज में भी नहीं आ रहा है, 50 से 200 पिकोमीटर की रेंज में भी नहीं आ रहा है। तो कुछ ये भी रीजन होते हैं इसकी प्रॉपर्टीज कम पता हूं मैं। मैंने बताया था कि एटम जो है इसका साइज कितना होना चाहिए, 50 से 200 पिकोमीटर के बीच में होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं H माइनस की, H माइनस, इसका साइज देखने में लगेगा कि इसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन हो गए, एक था इसके पास, एक इसने गेन कर लिया, दो ही इलेक्ट्रॉन है, शुड बी स्मॉलर देन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, इन सबसे छोटा होना चाहिए। लेकिन H माइनस जो है ये इन सबसे बड़ा है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, उसके बाद आता है H माइनस। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखेंगे। H माइनस ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट हुआ है, तो साइज इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है दैट इट बिकम बिगर देन, इट्स साइज बिकम्स ग्रेटर इवन देन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस से थोड़ा सा कम होगा। इसका साइज हो जाता है 209 पिकोमीटर के आसपास। इसका साइज कितना हो जाता है, 209 पिकोमीटर।
ये 209 पिकोमीटर हो जाता है। और बात करें अगर F माइनस की, तो F माइनस का साइज होता है 133 पिकोमीटर के आसपास, छोटा है ये। और Cl माइनस का साइज 184 पिकोमीटर। और अगर हम बात करें Br माइनस की, तो इसका साइज 196 पिकोमीटर, 196, 209। और F माइनस सर I आपने माइनस का जो है, एरोस उल्टे नहीं लगाए? ओहो एक मिनट को, हाँ इसमें गलत हो गया, एक मिनट, एरो ध्यान देना है इसमें। H माइनस का साइज जो है इन तीनों से बड़ा रहेगा ना, एक मिनट रुकेंगे, एरो हटा देंगे एक बार। I माइनस का बड़ा साइज, फिर H माइनस, फिर Br माइनस, Cl माइनस, फिर F माइनस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का कि 209 पिकोमीटर साइज हो जाता है इसका। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है इसका, तो ये ध्यान रखना है इसका। H माइनस, H का साइज छोटा है, मतलब F, अगर मैं F का साइज कंपेयर करूं, F का साइज होता है अराउंड 70 पिकोमीटर के आसपास, 70 पिकोमीटर के आसपास साइज है। और H का साइज 37 है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, H के अंदर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उसका साइज एक्सपैंड करके कितना हो जाता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है, और साइज इसका सीधा आ जाता है 209 पिकोमीटर, साइज 209 पिकोमीटर हो जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसको ध्यान रखना है। ये प्रॉपर्टीज किसकी, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन और ट्रिटियम की। तो उसको एक बार रीड कर लेंगे, टेबल पूरा दे रखा है इसके अंदर। अब हमने पहली फॉर्म हाइड्रोजन की पढ़ ली है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एनसीईआरटी के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएंगे उसके अंदर। तो वो बस इतना ही करना है, बाकी मैंने जो बताया उसको भी ध्यान रखना है, बाकी जो बताया उसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसकी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसके अंदर सेकंड फॉर्म जो है हाइड्रोजन की, सेकंड फॉर्म जो हाइड्रोजन की वो नोट करेंगे। और सेकंड फॉर्म है न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर, अच्छा ये एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, पूछ सकते हैं, लेकिन ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं डीपीएमटी वगैरह में, क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, न्यूक्लियर आइसोमर्स, न्यूक्लियर आइसोमर्स। और इनको एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। एलोट्रोपी सबने पढ़ा हुआ है, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एच एटम की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की। तो इसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं करनी है, जो बताऊंगा उतना जरूर करना है इसके अंदर। एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन, एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन मींस जिसके अंदर, जैसे इसमें दो दिए हैं एलोट्रोप्स या न्यूक्लियर आइसोमर्स, ये दो हैं, एक है ऑर्थो हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ये, ध्यान रखना। और एक होता है पैरा, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन क्या है, इसके अंदर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्पिन की, न्यूक्लियस के स्पिन मींस प्रोटॉन्स के स्पिन की। ये H2 का एक मॉलिक्यूल है, ध्यान देंगे, ये H2 का एक मॉलिक्यूल है। ये पैरा हाइड्रोजन ले लिया, सेम चीज, ये दूसरा ले लिया। अब इसके अंदर अगर न्यूक्लियस की स्पिन जो है, यानी प्रोटॉन्स की स्पिन जो है सेम डायरेक्शन में है, मैं न्यूक्लियस की स्पिन की बात कर रहा हूँ, ना कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ऑर्थो हाइड्रोजन, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है, तो इसे बोलेंगे पैरा हाइड्रोजन। तो क्लियर हो गया कि नहीं, इसे ध्यान देंगे, बोलना नहीं है आपस में। तो ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके अंदर किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम चेक करें, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, यानी इवन रूम टेम्परेचर पे भी, और स्पेशली 400 केल्विन पे, जो रेशियो आता है इनका वो 3:1 का आता है, 3:1, यानी 75% अगर ऑर्थो हाइड्रोजन है तो 25% सिर्फ क्या होगा, पैरा हाइड्रोजन। और ये आगे भी टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो भी यही रेशियो रहता है, ऑलमोस्ट यही रेशियो रहता है, कोई ज्यादा चेंज नहीं आता इसके अंदर। 400 केल्विन पे फिक्स रेशियो है 3:1 का। रूम टेम्परेचर पे भी ऑर्थो हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है देन पैरा हाइड्रोजन। बस अगर हमें प्योर पैरा हाइड्रोजन चाहिए, इट कैन बी ऑब्टेन बट नॉट प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर हम टेम्परेचर कर दें, कम करते जाए रूम टेम्परेचर से, तो पैरा की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी, और 20 केल्विन के आसपास, 20 केल्विन के आसपास जो पैरा हाइड्रोजन है वो 100% हो जाएगा। at 20 Kelvin we will be having pure 100% para hydrogen, 100% para hydrogen। तो 100% पैरा हाइड्रोजन होगा। और पैरा में, पैरा वर्ड सबने अगर सुना होगा, ऑर्थो, जिसने केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा पढ़ा है तो उसने ऑर्थो मेटा पैरा ये सुना होगा। पैरा मतलब होता है कि ऑपोजिट, जैसे अगर दोनों Cl ग्रुप ऑपोजिट है, एक Cl ऊपर एक Cl नीचे, या एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, एक OH ऊपर एक OH नीचे, तो ये ऑपोजिट है ना, इसको ऐसे याद रखते हैं, पैरा मींस ऑपोजिट, दोनों न्यूक्लियस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में। पैरा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट।
तो इसलिए दोनों न्यूक्लियस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में उनके जो अंदर प्रोटॉन्स हैं वो स्पिन करेंगे। तो इसके बारे में यही पढ़ना है, ज्यादा डिटेल नहीं करनी है इसके अंदर। ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, मॉलिक्यूल की फॉर्म है, और इसको हम एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और ये एलोट्रोप्स हैं हाइड्रोजन के। ये हमने दूसरा पढ़ लिया। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी तीसरा क्लासिफिकेशन है इसका, तीसरा फॉर्म है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। थर्ड जो फॉर्म है क्लासिफिकेशन का, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पे, रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने तीन तरीके से डिवाइड कर रखा है। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने तीन तरीके से डिवाइड कर रखा है। जैसे पहला मैं बात करूं अगर एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन यानी एच की बात कर रहे हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन। अब एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनता था ये सबको ध्यान होगा, मैंने पहले बताया था लास्ट क्लास में। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2 का मॉलिक्यूल है, इसको जब हम 435 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देंगे, याद है कि नहीं, 435.5 था, 435.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देंगे तो जाके ये 2H में टूटेगा, तो जाके टूटेगा ये 2H में। और 435 किलो जूल पर मोल ये कितना टेम्परेचर के इक्विवेलेंट था? दिस वाज इक्विवेलेंट टू अराउंड 5000 केल्विन जो सन पे मिलता है। 5000 केल्विन के आसपास ये टेम्परेचर था। और इससे मिलेगा 2H। इससे क्या मिलता है? 2H। ये 2H मिलता है 5000 केल्विन पे। तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन है और इतनी एनर्जी देने का मतलब है, अब ये जो 2H बने हैं ये क्या होंगे? हाईली अनस्टेबल। ये H बना प्लस H बना, ये तो लेस देन 0.3 सेकंड्स में कंबाइन कर जाएंगे। लेस देन, दे विल, बोथ दीज हाइड्रोजन एटम्स विल कंबाइन इन लेस देन 0.3 सेकंड्स। 0.3 सेकंड से कम टाइम में कंबाइन कर जाते हैं। और जब ये कंबाइन करेंगे तो जितनी एनर्जी हमने दी थी या जितना टेम्परेचर हमने दिया था, हीट किया था इसको, उतना ही ये हीट वापस रिलीज करेंगे। अब कंबाइन कर रहे हैं तो हीट रिलीज करेंगे, उतनी ही हीट रिलीज करेंगे। और ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी होती है कि जो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनको ये पिघला देगा, मेल्ट कर देगा और इनको ज्वाइन करने के काम आता है। रेलवे यूज्ड टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स, जो क्रैक लग गया है इसमें रेलवे ट्रैक्स में, उसको वेल्ड करने के काम आता है। ये इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और इस फेनोमेना को कहते हैं हाइड्रोजन टॉर्चेस। तो ये हाइड्रोजन टॉर्चेस में यूज होता है। हाइड्रोजन टॉर्च जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस होते हैं, जैसे H2 और O2 कंबाइन करते हैं तो भी इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इससे थोड़ी कम। और हाइड्रोजन टॉर्चेस में तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए ये वेल्ड करने के काम आता है। किसको? रेलवे ट्रैक्स, टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स है उसको वेल्ड करने के काम आता है। इनको, ये जो फेनोमेना यूज होगा कहाँ पे? हाइड्रोजन टॉर्चेस के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, सही ना, लीस्ट स्टेबल है। जैसे ही इसका बॉन्ड टूटेगा इमीडिएटली ये कंबाइन करने की कोशिश करेगा लेस देन 0.3 सेकंड्स में। एंड दिस फेनोमेना इज यूज्ड इन हाइड्रोजन टॉर्चेस। These hydrogen atom they are made to combine on the surface. These hydrogen atom they are made to combine on the surface which is to be welded. जिसको हमें वेल्ड करना है, जिसके पास भी ये कंबाइन करवाएंगे हम, उस उधर इतनी ज्यादा हीट एनर्जी होगी कि जो भी चीज है वो इमीडिएटली मेल्ट कर जाएगी, मेल्ट करने के बाद वो कंबाइन कर जाएगी। तो ये हाइड्रोजन टॉर्चेस के में यूज होता है इसका प्रिंसिपल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बताइए मैंने, एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव। एटॉमिक हाइड्रोजन क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। ये ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाली चीज। और इससे ज्यादा यूज होगा नेसेंट हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? नेसेंट हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं जस्ट बॉर्न हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। और इसको ऐसे डिनोट करते हैं बुक्स में, ज्यादातर इस तरह से लिखा होगा, नेसेंट हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन वो होता है जो एक रिएक्शन के अंदर बनेगा, और ये रूम टेम्परेचर पे भी बन सकता है। रूम टेम्परेचर या जस्ट उसके ऊपर टेम्परेचर होगा, उस पर बन सकता है ये। इसको जस्ट बॉर्न हाइड्रोजन भी कहते हैं, जस्ट बॉर्न हाइड्रोजन। ये बनता कब है? ये एक किसी केमिकल रिएक्शन जो होगी उसके अंदर बनेगा। जैसे केमिकल रिएक्शन में एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल कराई, सपोज जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस H2SO4 की रिएक्शन कराई, तो ZnSO4 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मिलेगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन। साथ में क्या मिलेगा? 2 नेसेंट हाइड्रोजन। और 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो है ये कुछ ज्यादा स्टेबल होता है किससे? H से। अगर ये पड़ा रहेगा तो कुछ टाइम के बाद अपने आप ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? H2 के अंदर। रिएक्शन में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं प्लस H2, लेकिन पहले क्या बनता है? नेसेंट हाइड्रोजन, विच इज कॉल्ड एज जस्ट बॉर्न हाइड्रोजन, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड इवन एट रूम टेम्परेचर।
ये उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कम रिएक्टिव होगा, थोड़ा कम रिएक्टिव होगा और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा किसी भी, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है, ऐसे ही हम और ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया जिंक में HCl डाल दिया, 2 HCl डाला इसके अंदर, तो ZnCl2 मिल जाएगा प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और अगर ये पड़ा रहेगा कुछ टाइम तक तो ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सही ना। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल है, बहुत सारे तरीके से बनता है नेसेंट हाइड्रोजन, केमिकल रिएक्शन में लेकिन बनेगा। जैसे अगर मैंने ले लिया C2H5OH, इसमें डाल दिया मैंने सोडियम, इसमें सोडियम डाल दिया तो मिलेगा C2H5ONA, इसका हाइड्रोजन भी बाहर निकाल देता है, एक्टिव मेटल होता है ये, और ये मिल गया नेसेंट हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। और अगर पड़ा रहेगा कुछ टाइम तक ऐसे ही तो अपने आप ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 के अंदर, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना इस चीज का। तो दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन है, थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एटॉमिक हाइड्रोजन से, इसलिए इसकी रिड्यूसिंग पावर यानी इसकी ऐड होने की पावर थोड़ी सी कम होगी किससे, एटॉमिक हाइड्रोजन से, एटॉमिक हाइड्रोजन से थोड़ी सी पावर इसकी कम होगी। समझ आ गया क्या नेसेंट हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम नोट करेंगे तीसरा, थर्ड जो है, थर्ड हाइड्रोजन, ये होगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की फॉर्म ही होगी। तीसरा इसको हम कहते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कह सकते हैं इसको, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, और ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ये कैसे बनता है, जैसे अगर मैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन की बात करूं तो जब हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है ये कोई भी मेटल का सरफेस है, स्पेशली निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, सपोज मैंने पैलेडियम मेटल ले लिया, ये इसकी लैटिस है, ये पैलेडियम मेटल की लैटिस है, ये पैलेडियम मेटल है और ये इसकी लैटिस है। अब ये पैलेडियम मेटल है पूरा, अब हाइड्रोजन जो है वो जाके फंस जाएगा इसके इंटरस्टिसेस में, इसे बोलते हैं लैटिस साइट, जहां पे पैलेडियम प्रेजेंट होगा। यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, पैलेडियम, यहाँ हर जगह क्या होगा, पैलेडियम मेटल, और हाइड्रोजन जो है इसके इंटरस्टिसेस में, इसके इंटरस्टिसेस ये होते हैं, ये इसके इंटरस्टिसेस हैं, और यहाँ पे जाके कौन फंस जाएगा, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, जब यहाँ जाएगा दोनों H2 के 2 H यहाँ चले जाएंगे तो जो उनके पीछे बॉन्ड होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा कि नहीं, है तो ये मॉलिक्यूल ही, लेकिन अब थोड़ा सा बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इस प्रोसेस को भी हम कहते हैं ऑक्लूजन। ये 12th क्लास के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ेंगे ऑक्लूजन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ये होता है एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ADA। कई केसेस में एब्जॉर्प्शन भी होता है लेकिन इसमें एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। तो जब ये इसके सरफेस पे फंस जाएगा, ध्यान देना, जब ये इसके सरफेस पे फंस जाएगा तो क्या होगा, HH का बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन है तो ये अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। मॉलिक्यूलर फॉर्म में एनर्जी तो कुछ देनी पड़ेगी, पहले 5000 केल्विन दे रहे थे तो हो सकता है अभी भी 1500-1600 केल्विन देनी पड़ेगी एनर्जी, तो इसलिए बॉन्ड वीक हो गया, रिएक्टिव हो जाएगा पहले से ज्यादा, लेकिन अभी ये लेस रिएक्टिव होगा एटॉमिक हाइड्रोजन से भी, और एटॉमिक हाइड्रोजन से भी और नेसेंट हाइड्रोजन से भी, उनसे सबसे लेस रिएक्टिव होगा, है ये कुछ स्टेबल होगा, उनसे स्टेबल ज्यादा होगा, रिएक्टिव कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, और उसके बाद आ जाएगा हमारा एटॉमिक हाइड्रोजन के बाद नेसेंट हाइड्रोजन, और लीस्ट होगा रिएक्टिव ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देंगे, इधर हाइड्रोजन जो है ना ये यहाँ पे जाके फंस गया, इधर बोलो कौन बोल रहा है, ये वाला हाइड्रोजन प्रथम बोल रहा है, ये वाला हाइड्रोजन मेटल्स के बीच में पाया जाता है, मेटल के लेटेस्ट में, ये हाँ ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मेटल्स के बीच में होगा। ओके सर। देखो अब ये यहाँ पे जाके फंस गया इधर, तो इससे अब ध्यान से सुनना बिल्कुल बात, जो H2 है, ध्यान देना, H2 जो है गैस और हीलियम गैस है, कुछ यहाँ पे जानबूझ के प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आगे जाके यूज भी होंगी। देखो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, H2 गैस है और हीलियम गैस है, H2 गैस और हीलियम गैस, सही ना, H2 गैस और हीलियम गैस, इसमें क्या है कि दोनों, H2 का मास कितना है 2, H2 का मास कितना है 2 और हीलियम का मास कितना है 4, कौन सी गैस ज्यादा हल्की है, H2 H2 गैस ज्यादा हल्की है, H2 गैस ज्यादा हल्की है ना, तो बैलून्स वगैरह सबने बचपन में सबने उड़ाए हुए हैं बैलून्स, है ना, गैस फिल करवा के,
सही ना। या फिर और क्या एग्जांपल है, और जैसे एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं वो भी इन्फ्लेट किससे होते हैं? हीलियम से। हाइड्रोजन से इन्फ्लेट क्यों नहीं होते? या बैलून जो हम यूज करते थे बचपन में, वो H2 गैस से क्यों फिल नहीं होते थे? व्हाई दे वर नॉट इन्फ्लेटेड विद H2 गैस, दे वर फिल्ड विद हीलियम गैस। तो इसका भी आंसर यहीं पे मिलेगा। देखो, और इसका आंसर क्या है? बहुत सिंपल सा आंसर है कि हीलियम गैस एक तो इनर्ट है। हीलियम गैस क्या? इनर्ट है। और है तो लाइट तो ये भी है, लेकिन उतना लाइट तो नहीं है ना जितना हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट है। फिर भी हम हीलियम से करते हैं, रीजन बीइंग हाइड्रोजन गैस जो है हाईली कंबस्टिबल होती है। ये मतलब एक तरह से ब्लास्ट के साथ बर्न कर, जैसे अगर तुम ना हाइड्रोजन गैस कहीं से रिलीज हो रही है, जैसे तुमने रिएक्शन कराई Zn प्लस HCl की, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर H2 गैस रिलीज होगी, उसके पास अगर तुम हल्की सी भी ऑक्सीजन आएगी ना इसके पास, या कैंडल लेके आओगे, तो एक पॉपिंग साउंड के साथ ये इमीडिएटली बर्न कर जाएगी। इतनी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होती है गैस ही वाली। तो इसके हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर की वजह से इसको हम यूज नहीं करते। और इसी वजह से हाइड्रोजन गैस को अगर ये यूज हो जाए एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, घरों में यूज हो जाए डोमेस्टिक पर्पज के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, या फिर हम कार वगैरह में जो CNG वगैरह फिल कर रहे हैं आजकल, और पेट्रोल वगैरह फिल कर रहे हैं, तो ये एनर्जी क्राइसिस जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में मीट हो जाएगा अगर हमने इसको यूज कर लिया एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसको क्यों यूज नहीं कर पा रहे? बिकॉज ऑफ इट्स हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर। इसको स्टोर करना क्या है, और इसको ट्रांसपोर्ट करना वो बहुत टफ है। तो ये एक चीज दिखी है कि पैलेडियम हो गया, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये मेटल्स ऐसे हैं जिनके इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाकर हाइड्रोजन गैस फंस सकती है, और इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इस वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो अगर ये और ज्यादा कामयाब हो गया तो हाइड्रोजन विल बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस है उसको हम मीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन। लेकिन अभी भी ये टफ है थोड़ा, बहुत ईजी नहीं है। CNG में हालांकि हम थोड़ा बहुत अप्लाई कर रहे हैं इसको, मतलब पूरे CNG के अंदर 5%, लेकिन सबको पता है कि कितना डेंजरस है CNG को यूज करना। तो इसको हम सिर्फ भी 5% तक कार में यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन को। और ये रॉकेट का फ्यूल भी होता है, एरोप्लेन वगैरह में भी एज ए फ्यूल इसको हम यूज करते हैं। वो और भी बहुत सारी गैसेस हैं, हाइड्रोजन वगैरह, जिसको हम रॉकेट का फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन इसको भी यूज करते हैं एज ए फ्यूल। तो ये मैंने थोड़ी सी जो बातें बताई है ध्यान रखना। पैलेडियम जो है इट कैन बी यूज्ड एज ए स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्ट मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। कैसे कर सकते हैं? तो ये इसके थ्रू बता सकते हैं। आगे भी अभी एक टॉपिक है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, उसके अंदर भी मैं इसके बारे में डिटेल दूंगा। तो कुछ समझ आया क्या बताया मैंने ऑक्लूडेड हाइड्रोजन के अंदर? ये था हमारा ऑक्लूडेड हाइड्रोजन, सही ना। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मेन हमें जो पढ़ना था ऑर्गेनिक के लिए, वो हमें क्या करना था? ये वाली चीज, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, और ऑक्लूडेड हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो ये डिटेल जो मैंने दी है ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये जरूर कर लेना इसको लेकर। ये आगे जाके ऑर्गेनिक में बहुत यूज करूंगा मैं इसको। तो जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना जरूर, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाने हैं। एड्सॉर्प्शन फिर से बता दी। देखो एड्सॉर्प्शन, ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब, जैसे मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, कॉटन लिया, कॉटन के ऊपर वाटर आएगा तो एब्जॉर्ब हो गया, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर पूरे कॉटन पे, सही ना। लेकिन अगर मैं चौक के ऊपर इंक लेता हूँ, चौक के ऊपर इंक आएगी तो इंक ऊपर ऊपर रह जाती है, उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन, AD। उसे क्या बोलते हैं? AD, एडजॉर्प्शन, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई इंक चौक के ऊपर। दिस वाज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। कुछ हिंट मिल गया कि नहीं? ठीक है सर। नहीं समझ आया अभी? आ गया, पर रिएक्टिविटी के साथ क्यों एड्सॉर्प्शन? नहीं, रिएक्टिविटी के साथ नहीं है, वो अलग है टॉपिक। रिएक्टिविटी मैंने इसकी लिखी है, एडजॉर्प्शन तो मैंने बताया, ये मैंने टर्म बोली है। एडजॉर्प्शन ऑफ, मैंने क्या बोला? एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड एज एक्लूजन। ये मैंने वर्ड यूज किया था, एडजॉर्प्शन वर्ड लिखा था मैंने इससे, समझ गए कि नहीं? इसलिए मैंने वर्ड ये लिखा था। हाँ, ध्यान से देखना बिल्कुल पूरा। तो ये हमने तीनों फॉर्म पढ़ ली हाइड्रोजन की, ये तीनों फॉर्म्स हाइड्रोजन की पढ़ ली। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा है? आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो वो इंपॉर्टेंट था। अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होना है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो सर, एक स्पीशीज पे एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो हर जगह फंसे पड़े होंगे ना। ये यहाँ पे भी होगा HH, ये यहाँ पे भी होगा। ये तो ये हाँ, इसकी ना रेशियो फिक्स नहीं रहता इसका जैसे अगर मैं बात करूँ ना LA लेंथनम के सरफेस पे H3 आना चाहिए, लेकिन आता है 2.87। ये रेशियो ना फिक्स नहीं रहता। सो दे डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये चीज ऐसे H फंसते जाएंगे, बहुत जगह फंसेगा ये,
समझे कि नहीं? इसको प्रेशराइज करके रखते हैं, जहां पे हम प्रेशर रिलीज करेंगे या हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां पे ये वाली हाइड्रोजन गैस अपने बॉन्ड तोड़ करके, जो भी इसके केमिकल बॉन्ड्स थोड़े बहुत बने, अगर बनते नहीं है केमिकल बॉन्ड लेकिन हल्के बहुत बने हैं, वो तोड़ करके या जो एब्जॉर्ब हुई है गैस वो बाहर निकल जाएगी टेम्परेचर बढ़ाते ही। समझ गए कि नहीं? है आगे समझ के नहीं है? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब नोट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट अब टॉपिक आगे यहाँ से, प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्लियर? प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन यानी प्रिपरेशन ऑफ H2, प्रिपरेशन ऑफ H2। तो इसके अंदर दो तरीके की प्रिपरेशन हमें करनी है। एक है लैब प्रिपरेशन, क्लियर? एक क्या है? लैब प्रिपरेशन, और दूसरी है हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियली जो ज्यादा अमाउंट में अगर हमें हाइड्रोजन प्रिपेयर करनी है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक है लैब में, लेबोरेटरी में, जो स्कूल की लेबोरेटरी वगैरह होती है उसमें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन गैस को, सही ना? लैब वगैरह में कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, तो उसके लिए देखेंगे। पहला है, सबको ये पहला फर्स्ट मेथड सबने पढ़ा हुआ है, जैसे कोई भी एक्टिव मेटल जो ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, जो भी ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, वो जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ऐसे सब्सटेंस के साथ जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, उससे रिएक्ट करेगा तो मिल जाएगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। तो ये H2 गैस मिल गई यहाँ पे, 2HCl आएगा और H2, Zn प्लस H2 से 4 डाल दूंगा इसके अंदर, अभी मैंने बताया पीछे ये, तो भी क्या रिलीज कर देगा ये ZnSO4 प्लस H2 गैस। कोई भी रिएक्टिव मेटल, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम भी ले लूं, मैग्नीशियम में डाल दिया मैंने HCl, 2HCl, तो भी क्या मिल जाएगा MgCl2 प्लस H2 गैस। इट विल फॉर्म दिस H2 गैस, तो ये H2 गैस बना देगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसमें ऐसे लिखा हुआ है जिंक प्लस 2H प्लस, वो एक ही बात होती है, ध्यान रखना इस चीज का, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या मिल जाएगा Zn2 प्लस प्लस H2 गैस। तो ये H2 गैस की प्रिपरेशन है, मतलब एसिड में से इसने H प्लस को, एक्टिव मेटल ने H प्लस को बाहर निकाल दिया, H प्लस यानी H2 बन के निकल जाएगा बाहर। समझिए कि नहीं? कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है। चाहे तो कर सकते हैं, जो मैंने बताया भी हुआ है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो एसिड का H प्लस है उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होंगे और क्या बन गया होगा H2 गैस। इस तरह से H2 गैस बन जाती है। तो ध्यान रखना, लेकिन कोई भी जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, किससे ज्यादा एक्टिव? हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी हुई है 10th में। यस हाँ, तो उसका सीरीज याद है पूरी? अगर वो सीरीज याद है तो बहुत सी बात है, नहीं तो मैं एक पूरी डिटेल में सीरीज बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे। डिटेल में मैं सीरीज बता रहा हूँ, इसको नोट करेंगे कि क्या है वो रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान देंगे, जो पता चले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नहीं लिथियम सोडियम, एक मिनट रुकेंगे, इसको नेक्स्ट पेज बनाएंगे तब जाके क्लियर होगा। ये पहली लाइन, ये मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा हूँ या इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो कुछ कुछ इस टाइप की सीरीज बनेगी ये। एक मिनट रुकेंगे। ये आ गया, इसके अलावा नेक्स्ट अभी क्लास हमारी अभी कंटिन्यू हो जाएगी। कैल्शियम सोडियम के बाद नहीं आता? वो कई बुक्स में डिफरेंट होता है, वो तुम जो मैं बता रहा हूँ उसी को याद करना तुम अभी। ये सीरीज याद करनी है वाली, ये सीरीज याद करनी है पूरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, जो रेडॉक्स चैप्टर के अंदर ही थी।